आज हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इन डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम एंटिटी रिलेशनशिप की बात करें तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है ऑब्जेक्ट का समूह है, अर्थात ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो डेटाबेस के लिए एक संकल्पित अर्थात कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होता है। ये क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है, मतलब हम डेटाबेस किस प्रकार बनाएंगे उसका एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है। यह एक उच्च स्तरीय डेटा मॉडल अर्थात हाई लेवल डेटा मॉडल है। ये क्या है, एक हाई लेवल डेटा मॉडल है। आइए हम और डिटेल में देखें एंटिटी रिलेशनशिप के कंपोनेंट की बात करें तो अगर हम ईआर मॉडल के कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक एंटिटी मतलब एंटिटी क्या है, जब टेबल में जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो कहलाता है एंटिटी। ठीक, जैसे एम्प्लॉय टेबल है तो एम्प्लॉय के बारे में स्टोर करेंगे वो एंटिटी हुआ। डॉक्टर टेबल है तो डॉक्टर के बारे में स्टोर करेंगे वो एंटिटी है। तो एंटिटी क्या होता है, एंटिटी की बात करें जिसके बारे में हम टेबल बनाते हैं, स्टोर करते हैं। एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट मतलब कॉलम्स। ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब जो टेबल के कॉलम्स होते हैं। और रिलेशनशिप की बात करें तो एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से किस प्रकार जुड़ा है उसे हम बोलते हैं रिलेशन। तो एंटिटी में दो प्रकार की एंटिटी होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और दूसरा होता है एसोसिएटेड एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब जिनके बारे में हम बात करते हैं या अगर हम उनके टेबल से उनको हटा दें तो डेटाबेस जीरो हो जाए। और इस एसोसिएट एंटिटी का मतलब जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड हो उन्हें हम कहते हैं एसोसिएटिव एंटिटी। एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट में होता है की एट्रीब्यूट्स मतलब जिनकी मदद से हम कोई इंफॉर्मेशन अचीव करते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट के मतलब एक या एक से अधिक चीज़ों से मिलके बना हो। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब जिसमें एक से अधिक वैल्यू स्टोर हो। और डिराइव एट्रीब्यूट का मतलब जो हम रिट्रीव करें, जो फिक्स ना हो। जैसे कि हमने कहा एज, किसी की एज क्या होती है, वो उसके डेट ऑफ बर्थ और उस ईयर से मैच करती है। भाई आज हम 20 साल के हैं तो नेक्स्ट ईयर 21 साल के हो जाएंगे। ठीक, या हम 40 साल के हैं तो 41 साल के हो जाएंगे। तो वो या एक साल पहले कितने थे तो कम हो, तो ये क्या हो, दैट इज अ डिराइव एट्रीब्यूट। रिलेशन की बात करें तो एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से जुड़ा रहेगा तो वो कहलाएगा 1 to 1। और 1 to many में क्या होगा कि एक एंटिटी एक से अधिक से जुड़ा हो तो वो कहलाएगा 1 to many। और many to 1 का मतलब कई एंटिटी एक एंटिटी से जुड़े हों तो वो कहलाएगा many to 1। और many to 1 भी है। और यहां पर आपका एक और हो सकता है many to many, मतलब कई एंटिटी से जुड़े हों उसे कहलाते हैं many to many। आइए अब और देखते हैं कि एंटिटी है क्या। अगर हम एंटिटी की बात करें तो एंटिटी एक स्थान, प्लेस, क्लास, पर्सन, घटना, इवेंट आदि में कुछ भी हो सकता है। एंटिटी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, या हम कहें कि एंटिटी जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करें वो कहलाता है एंटिटी। ईआर मॉडल में एंटिटी को रेक्टेंगल से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम डायग्राम जो बनाते हैं तो जो रेक्टेंगल होता है वो एंटिटी के लिए होता है। एंटिटी को हम कई भाग में बांट सकते हैं। अगर हम एंटिटी को डिवाइड करना चाहें तो इसको कई भागों में बांटा सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो वह एंटिटी जिसमें प्राथमिक कुंजी अर्थात प्राइमरी की होती है, जिसमें प्राइमरी की होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। अगर हम एसोसिएटिव एंटिटी की बात करें तो यह एंटिटी कई प्रकार की एंटिटी को आपस में जोड़ती है। अगर हम एसोसिएटिव की बात करें तो ये कई प्रकार की एंटिटी को आपस में जोड़ती है। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। तो एट्रीब्यूट्स क्या है, मतलब किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं। एट्रीब्यूट एंटिटी की विशेषता को प्रदर्शित करता है, उसकी विशेषता के बारे में बात करता है। उदाहरण किसी विद्यार्थी का नाम, पता, फोन नंबर में सभी एट्रीब्यूट है। ठीक, तो जो स्टूडेंट है उसकी आईडी, उसका फोन नंबर, उसका नेम, एज, ये सब क्या है, ये सब एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। आगे हम अगर एट्रीब्यूट की बात करें, एट्रीब्यूट में कई प्रकार के होते हैं। जैसे सिंगल वैल्यूड मतलब जिसमें केवल एक वैल्यू हो, मल्टी वैल्यूड मतलब एक से अधिक वैल्यू हो। ठीक है, और कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट का मतलब होता है जो कई चीजों से मिलकर बना हो। अब विद्यार्थी की आईडी नंबर क्या है,
भाई किसी विद्यार्थी की आईडी क्या हो, सिंगल वैल्यूड होगी, ठीक, सिंगल वैल्यूड होगी। अच्छा उदाहरण है, जबकि विद्यार्थी का नाम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, कि उदाहरण है। मतलब हो सकता है कि विद्यार्थी का नाम दो लोग का नाम अजय कुमार हो, दो लोग का नाम सुरेश कुमार हो, तो एक से अधिक हो सकता है, मल्टी वैल्यूड हो सकता है। अगर हम एट्रीब्यूट को इक्लिप्स द्वारा, एट्रीब्यूट जो जैसे कि हमने बात की इंटिटी को आय से दर्शाते हैं, उसी प्रकार एट्रीब्यूट को हम किससे दर्शाते हैं, एट्रीब्यूट के लिए हम इक्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इक्लिप्स का हम इस्तेमाल करते हैं। आगे रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ER मॉडल के विभिन्न घटक जिसे आपस में हम जोड़ सकते हैं उसे रिलेशनशिप कहते हैं, अर्थात एंटिटी के मध्य संबंधों को परिभाषित करने के लिए हम रिलेशनशिप का उपयोग करते हैं। अगर दो एंटिटी को आपस जोड़ना है तो हम रिलेशनशिप का उपयोग करते हैं। और डीबीएमएस की हम बात करें, इसमें रिलेशनशिप को डायमंड, या हम इसे बोल सकते हैं डायमंड या समचतुर्भुज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा, समचतुर्भुज या डायमंड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को संगठित करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेटाबेस प्रोग्राम। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेटाबेस प्रोग्राम। आगे बात कर रहे हैं DDL अर्थात डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का क्या कार्य है। DDL का कार्य है तालिका टेबल को क्रिएट करना। देखिए DDL का कार्य इतना नहीं, कुछ और भी है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हम क्रिएट और मॉडिफाई दोनों कर सकते हैं। इसलिए DDL में क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, रीनेम, ये सब कमांड का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं रिलेशनल मॉडल में टपल की कुल संख्या। अगर हम टपल की कुल संख्या को कहते हैं, टपल की कुल संख्या, टपल मतलब रिकॉर्ड की संख्या को बोलते हैं कार्डिनियलिटी। क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं कार्डिनियलिटी बोलते हैं। डीबीएमएस में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाले डेटा मॉडल, अगर हम डेटा मॉडल की बात करें तो इसमें रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल, इसमें कई मॉडल्स होते हैं। तो उस मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल है, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल। और आगे बात करते हैं रिलेशनल मॉडल का मुख्य आधार है। रिलेशनल मॉडल का मुख्य आधार सेलेक्ट, ज्वाइन और प्रोजेक्ट। क्या है, सेलेक्ट, ज्वाइन और प्रोजेक्ट। समय पर किसी फाइल में डेटा को जोड़ना, मिटाना या डेटा को बदलना कहलाता है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर उसमें चेंजेस करेंगे तो वह कहलाएगा फाइल का अपडेशन। आगे बात करते हैं किसी विशेष समय में डेटा बेस के डेटा को कहा जाता है तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, किसी विशेष समय में डेटाबेस के डेटा को कहते हैं एक्सटेंशन। आगे है विद्यमान तालिका अर्थात प्रेजेंट टेबल में के पंक्तियों को परिवर्धित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया कहलाती है। तो परिवर्धित मतलब उसको चेंज करना, तो ये कहलाती है मॉडिफाई। ठीक, जो करंट है उसमें अगर कुछ चेंज करना चाहें तो उसे हम मॉडिफाई कहते हैं। आगे है ध्यातव्य है कि ट्रांजैक्शन प्रोग्राम क्रियान्वयन यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की एक इकाई है। एक इकाई मतलब एक यूनिट है। आगे जब कोई कनकरेंट एग्जीक्यूशन, कनकरेंट का मतलब एक साथ, जब कोई कनकरेंट एग्जीक्यूशन अनियंत्रित अर्थात अनकंट्रोल हो जाता है तो डेटाबेस भी अव्यवस्थित, ठीक है, हो जाता है। अगर डेटाबेस भी क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए, अगर इस प्रकार कोई समस्या आती है तो उनको हल करने के लिए ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी को, ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी को कनकरेंसी नियंत्रण के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक, कनकरेंसी द्वारा ला सकते हैं। ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी को एसिड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसिड प्रॉपर्टी। ठीक, ये डीबीएमएस से काफी इंपॉर्टेंट है एसिड प्रॉपर्टी। ठीक, अगर हम एसिड प्रॉपर्टी में ए फॉर एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, एटॉमिसिटी एसिड प्रॉपर्टी का पहला भाग है जो है बताता है कि पूरा लेन देन एक बार में होता है, जो बताता है कि पूरा लेन देन एक बार में होता है या नहीं होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि आधा हो। इस ऑल और नथिंग रूल, ठीक है, इसे ऑल और नथिंग रूल के नाम से भी हम जानते हैं, या तो पूरा या तो नथिंग।
अब बात करते हैं अनुकूलता अर्थात कंसिस्टेंसी का। तो यह डेटाबेस की शुद्धता, यह डेटाबेस की शुद्धता से संबंधित होता है, अर्थात डेटाबेस को एक योग्य अवस्था से दूसरी योग्य अवस्था में ले जाना, मतलब लेन देन से पहले और बाद की कुल राशि को बनाए रखना चाहिए, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं एकांत अर्थात आइसोलेशन। यह प्रॉपर्टी बताता है कि क्रियान्वित अर्थात एग्जीक्यूट हो रहे ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन से हमेशा भिन्न होना चाहिए, ठीक है, अलग होना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार के लेन देन में होने वाले परिवर्तन दूसरे लेन देन में दिखाई नहीं देना चाहिए, मतलब एक का परिवर्तन दूसरे से कोई मतलब ना हो। तीसरा है ड्यूरेबिलिटी, स्थिरता, मतलब इसके अनुसार एक बार लेन देन पूरा हो जाने के बाद डेटाबेस पर लागू किया गया परिवर्तन डेटाबेस के अस्तित्व में होना चाहिए, किसी भी समस्या के कारण यह परिवर्तन नष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें कोई प्रकार के चेंजेस नहीं होना चाहिए। अर्थात यह तब संभव है जब तक ट्रांजैक्शन के द्वारा लिए गए अपडेट ट्रांजैक्शन के पूरा होने के पहले डिस्क पर लिखे जा चुके हों, ठीक है। यदि किसी कारण से सिस्टम फेल हो जाए, अगर कोई कारण से सिस्टम फेल हो जाए तो उसके बाद भी डेटाबेस के द्वारा अपडेट को फिर से बनाए सकें, मतलब अगर सिस्टम फेल हो गया तो फिर से उसको हम अपडेट कर सकें, यानी वो ड्यूरेबल हो, स्थिर हो। अब आगे हम बात करते हैं डेडलॉक। डेडलॉक क्या है? एक कंडीशन है। अगर हम डेडलॉक की बात करें, यह एक अवांछनीय घटना, अनवांटेड इवेंट है। यह एक सिस्टम तब डेडलॉक अवस्था में होता है, अगर बात करें कब होता है, तब होता है जब एक ऐसा ट्रांजैक्शन का सेट उपस्थित हो जिसमें प्रत्येक ट्रांजैक्शन अन्य किसी ट्रांजैक्शन का इंतजार कर रहा हो, मतलब एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन का इंतजार कर रहा हो, मतलब रिसोर्स में जैसे ये ट्रांजैक्शन 1 है और ट्रांजैक्शन 2 है। अब स्टूडेंट है और दूसरा ग्रेड है, तो अब यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन का इंतजार कर रहा है, एक ट्रांजैक्शन जब तक नहीं दूसरा नहीं हो पाएगा, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, डेड लॉक हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं रोल बैक। रोल बैक मतलब वापस आना। डेटाबेस तकनीक में रोल बैक एक ऐसा संचालन है, क्या है, एक ऐसा संचालन है जो डेटाबेस को पहले वाली स्थिति में ला देता है, डेटाबेस को पहले वाली स्थिति में ला देता है। रोल बैक ऑपरेशन डेटाबेस की इंटीग्रिटी के लिए आवश्यक है, ठीक। आगे अगर हम डेटाबेस के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो डेटाबेस का कार्य मुख्यतः 3 प्रमुख स्तरों पर किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला आंतरिक या भौतिक स्तर अर्थात इंटरनल या फिजिकल लेवल। डेटाबेस कार्यान्वयन प्रक्रिया में सबसे निचली स्तर को आंतरिक स्तर अर्थात इंटरनल लेवल भी कहते हैं। यह बताता है कि डेटा को स्टोरेज माध्यम में कैसे संचित अर्थात स्टोर करते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, इंटरनल या फिजिकल लेवल, मतलब ये किस प्रकार डेटा आपका स्टोर है उसके बारे में बताता है। आगे सैद्धांतिक या लॉजिकल की बात करें अर्थात कॉन्सेप्चुअल लेवल की बात करें तो इसमें क्या होता है, यह स्तर विभिन्न डेटा के मध्य एक तरह से रिलेशनशिप को प्रदर्शित करता है। इस स्तर के यूजर अर्थात यूजर ऑफ दिस लेवल को यह प्रदर्शित करता है कि सूचनाओं को डेटाबेस में कहाँ रखना है, बताता है कि डेटाबेस में कहाँ रखना है। आगे बात करते हैं बाहरी स्तर अर्थात एक्सटर्नल लेवल की बात करें, बाहरी स्तर व्यू की बात करें, जैसा नाम से स्पष्ट है जिसे अंतिम उपयोगकर्ता अर्थात एंड यूजर देखता है। एक डेटाबेस में एक भौतिक स्तर अर्थात फिजिकल लेवल अथवा एक सैद्धांतिक स्तर अर्थात कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, लेकिन इसमें आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक बाहरी स्तर अर्थात एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक लोग किसी डेटा को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये डायग्राम देखिए, जैसे एंड यूजर है तो व्यू तो कोई भी कर सकता है, एंड यूजर व्यू कर सकता है, ठीक, कॉन्सेप्चुअल कर सकता है। फिजिकल क्या है, वो आपका डेटाबेस में स्टोर होना, फिजिकली वो किस प्रकार स्टोर होता है। अगर हम बात करते हैं डेटा स्वतंत्र के सिद्धांत की अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है डेटा स्वतंत्र हो, मतलब डेटाबेस के क्रियान्वयन की मुख्य 3 स्तर है। अगर हम लेवल की बात करें तो 3 है। डेटा स्वतंत्रता का सिद्धांत के अनुसार हम किसी
लेवल में परिवर्तन एक समय में बिना किसी दूसरे स्तर को प्रभावित किए, मतलब उसमें कई लेवल हैं। इंडिपेंडेंस मतलब अगर हम एक में परिवर्तन कर रहे हैं तो दूसरे लेवल में उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो डेटा स्वतंत्रता का सिद्धांत दो स्तर पर समझ सकते हैं। पहला है भौतिक डेटा स्वतंत्रता अर्थात फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब बाहरी स्कीमा अर्थात एक्सटर्नल स्कीमा और सैद्धांतिक सीमा अर्थात कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को बिना प्रभावित किए आंतरिक स्कीमा अर्थात इंटरनल स्कीमा को परिभाषित करने की क्षमता को भौतिक डेटा स्वतंत्रता, मतलब हम हार्ड डिस्क में या कोई भी इंटरनल कैसे स्टोर है उससे हमें, अगर हम बाहर से कोई डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इंटरनल में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तर्कसंगत की बात करें, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें, तो बाहरी स्कीमा अर्थात एक्सटर्नल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम को परिवर्तित किए बिना हम आंतरिक स्कीमा अर्थात इंटरनल स्कीमा को परिवर्तित करने की क्षमता को तर्कसंगत अर्थात डेटा स्वतंत्रता, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। ठीक, अर्थात तर्कसंगत डेटा स्वतंत्रता को प्राप्त करने में ज्यादा कठिनाई होती है, इसमें ज्यादा कठिनाई होता है अपेक्षाकृत भौतिक डेटा स्वतंत्रता की तुलना में, भौतिक के तुलना में ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि प्रोग्राम का अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन डेटा के तर्कसंगत संरचना पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसके तर्कसंगत डेटा पर निर्भर करता है। अब हम अगर विभिन्न प्रकार के डेटा मॉडल की अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, तो अलग अलग डेटा मॉडल जैसे हैं बाहरी स्तर और वैचारिक स्तर पर डेटाबेस की हम बात कर सकते हैं, का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करने के लिए कुछ डेटा संरचनाओं अर्थात डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। परंतु इन डेटा संरचनाओं अर्थात डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग कैसे किया जाए, इसकी उपयोगिता को कैसे प्रयोग में लाया सकता है, इन सभी बातों को समझने के लिए हम डेटा मॉडल पर निर्भर हैं। किस पर निर्भर है? डेटा मॉडल पर। डेटा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो डेटा प्रबंधन के कुछ मॉडल इस प्रकार हैं। कौन कौन से मॉडल हैं? पहला है, एक है रिलेशनल डेटा मॉडल, नंबर 1 इज रिलेशनल डेटा मॉडल। नंबर 2 की बात करें नेटवर्क डेटा मॉडल, और नंबर 3 की हम बात करें तो ये है हायरार्किकल डेटा मॉडल।